CH1 एक नई दुनिया और महान सिस्टम, द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 1 एक नई दुनिया और महान सिस्टम। सूर्य की किरणें सीधा राहुल की आंखों पर पड़ती हैं, जिससे राहुल, जो अब तक सोया हुआ था, वो अपनी नींद से उठ जाता है। नींद से उठते ही उसे अपने चेहरे पर किसी चीज से गुदगुदी सी महसूस होती है, जिसके कारण वो जैसे ही अपने आसपास अपनी नजरों को घूमता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक बड़े घास के मैदान में लेटा हुआ है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और खुद से धीरे से बोलता है, क्या मैं उस कार एक्सीडेंट से मर नहीं गया था? तो फिर मैं अभी जिंदा कैसे हूं? इस सवालों और विचारों से कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और अभी यहां इस घास के मैदान में क्या कर रहा है, उसका दिमाग पूरी तरह से भर जाता है। अभी उसके दिमाग में ये सारे सवाल घूम ही रहे होते हैं कि तभी वो सामने कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जो सोच रहा था उसके बारे में तुरंत भूल जाता है। पर फिर उसके एक्सप्रेशन शौक से हैरानी में बदल जाते हैं और वो अपनी आंखों के सामने एक लड़की को देखता है जिसने देवी देवताओं जैसे कपड़े पहने हुए थे। या कह लो बहुत ही प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे, और वो लड़की जहां उसका चेहरा था ठीक उसी के ऊपर अपने प्राचीन काल के कपड़ों को नीचे करके बैठने लगती है। और उस लड़की की ऐसी हरकत को देखकर राहुल अपने मन में चिल्लाता है, हे भगवान, कहीं ये लड़की वो करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? नहीं, ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की ऐसे भी कहीं भी सुसु थोड़े ही कर सकती है, और ऐसा सीधा और संस्कारी मेरे जैसा लड़का कैसे इतनी सुंदर लड़की को खुद को शांत करते हुए देख सकता है? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने कुछ देखकर उसकी आंखें जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी हो जाती हैं और उसकी नजरें तुरंत उस सुंदर दिखने वाली लड़की के ऊपर टिक जाती हैं। जैसे ही वो लड़की अपनी बाहरी स्कर्ट को पूरी तरीके से ऊपर करके अपने आंतरिक वस्त्र को धीरे धीरे नीचे करने लगती है, और जैसे जैसे वो लड़की अपने उन आंतरिक वस्त्रों नीचे कर रही थी वैसे वैसे ही राहुल को उसकी गोरी त्वचा दिखने लगती है। और जैसे जैसे ये सिचुएशन वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी वैसे वैसे राहुल का शांत रहना मुश्किल होता जा रहा था, और जैसे ही राहुल उस लड़की के सुंदर चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की उसके सर के ऊपर मूत कर ही रहेगी। जिसका एहसास होते ही राहुल जल्दी से अपने सर को उन लंबी घासों में से बाहर निकालता है और जितनी शक्ति उसके गले में थी उससे वो जोर से चिल्लाता है, मिस, आपको क्या लग रहा है कि आप यहां क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप कैसे कहीं भी आपका जहां दिल किया आप वहां मूत सकती हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। राहुल के इस तरह चिल्लाने से जैसे समय ठहर सा गया हो और धीरे धीरे माहौल में टेंशन बढ़ती जा रही थी, और वो बेचारी लड़की तो जिस हालत में आधी बैठी थी उसी हालत में जम सी जाती है, और फिर जैसे उसे एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है वैसे ही वो जोर से आए करके चिल्लाती है। और चिल्लाने के तुरंत बाद जो अपनी बाहरी स्कर्ट को ऊपर उठाया हुआ था वो उसको वैसे ही तुरंत छोड़ देती है, और फिर तुरंत ही चिल्लाने के साथ ही उस लड़की की पूरा शरीर जोर से कांपने लगता है और वो जल्दी से अपनी म्यान में से तलवार को निकालती है और फिर वो तलवार को हवा में सीधा लेटाकर छोड़ देती है। उस तलवार के जमीन पर गिरने से पहले ही वो लड़की जल्दी से उस तलवार पर छलांग लगाकर अपने पैरों को उस पर रखती है, और रखते ही वो जितना तेज हो सके उतनी तेजी से वो उस तलवार के ऊपर सवार होकर ऊपर आसमान में उड़कर दूर कहीं निकल जाती है। इस चीज को अपनी आंखों के सामने होता देख राहुल शॉक एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाता है, माय गॉड, ये क्या बकवास है? हकीकत में उड़ने वाली तलवार? तो इसका मतलब क्या वो लड़की असल में कोई देवी परी थी, जैसा मैंने पॉकेट नॉवल की कहानियों में पढ़ा था? ये एहसास होते ही राहुल स्तब्ध रह जाता है, और ठीक इसी वक्त बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसके दिमाग में इस दुनिया के दाद एंटर करने लगती है, जिससे उसका सर पूरा भर जाता है और उसे बहुत इस सर में दर्द होने लगता है। ये सारी यादें उसे बिल्कुल ऐसा महसूस करवा रही थी कि वो खुद इन पलों को जिया हो, और कुछ समय बाद जब वो इन यादों को अच्छी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे अपनी सिचुएशन का एहसास होता है और वो चिल्लाता है, ये क्या बेहुदगी है? मैंने दुनिया पार कर ली क्या? ओ नो, लगता है मैंने सच में दुनिया पार कर ली। और इस सिचुएशन को खुद से बहुत मुश्किल से स्वीकार करने के बाद राहुल जल्दी से अपने दिमाग में उन सभी यादों को देखने लगता है जो उसे अभी अभी मिली थी, और तब कहीं जाकर उसे अपनी इस सिचुएशन की सही समझ आती है, और वो हैरानी से बोलता है, ये एक कल्टीवेशन वाली दुनिया है। तारांकन मतलब जिस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो यहाँ के लोग अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक जड़ स्पिरिचुअल रूट से ग्रहण करके अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं और अपने शरीर को आम लोगों से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, और फिर इस ऊर्जा को अपने शरीर द्वारा नियंत्रित
करके भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। जैसे उस लड़की ने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल उस तलवार पर सवार होकर उड़ने में किया था और इस ऊर्जा से बार बार अपने आप को ट्रेन करके यहाँ के लोग अमरता की ओर बढ़ते हैं और अलग अलग शक्तियों और ताकत को प्राप्त करते हैं। और ये शरीर जिसका अब वो मालिक है वो एक प्रिंस कॉन्सेप्ट का शरीर है। प्रिंस कॉन्सेप्ट मतलब वो जिसकी शादी किसी देश के राजा की बेटी मतलब देश की राजकुमारी से हुई होती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंस कॉन्सेप्ट उस आदमी का टाइटल है जिसकी शादी प्रिंसेस यानी राजकुमारी से हुई होती है, राइट। और अब से मैं इसकी प्रिंस कॉन्सेप्ट की जगह सीधा राजकुमार टाइटल का ही प्रयोग करूंगा। पर इसके बावजूद भी ये राजकुमार काफी बदकिस्मत था। राजकुमार बनने से पहले ये लड़का एक गरीब अनाथ था, पर इसके बावजूद भी ये लड़का इस दुनिया में पाई जाने वाली करोड़ों में से एक महान आध्यात्मिक जड़ का मालिक था। और जब ये काफी छोटा था तो इस पर इस देश के राजा की नजर पड़ जाती है, जो इसके इस जनधारी आध्यात्मिक जड़ को पहचान लेता है, और इसके सुनहरे भविष्य को देखते हुए वो राजा इसे प्रिंस कॉन्सेप्ट की उपाधि देता है और अपनी बेटी की शादी इससे तय कर देता है। इसके बाद वो राजा इस लड़के को काफी सारे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर खजाने देता है ताकि इससे इस लड़के का कल्टीवेशन में विकास जल्द से जल्द हो पाए, और होता भी यही है। 6 साल के कम समय में ही ये लड़का अपने शरीर के केंद्र में, जहां पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी होती है, जिसे ऊर्जा केंद्र डैंशन कहा जाता है, वहां पर एक सुनहरे रंग के कोर। छी, कितनी शर्म की बात है। इतना कहने के बाद राहुल अपनी पुरानी दुनिया की यादों को इस दुनिया की यादों से अलग करता है और पूरे अफसोस के साथ खुद से बोलता है, क्या यार, मैंने उस दुनिया को टाइम से पहले पार क्यों नहीं किया जिस वक्त इस शरीर का मालिक उस खूबसूरत राजकुमारी के साथ बिस्तर पर वो पागलपंती वाली एक्सरसाइज को कर रहा था। राइटर, ही आप लोग समझदार हो। उस राजकुमारी के खूबसूरत फिगर और उस खूबसूरत पल को याद करके राहुल की सांसें तेज और ऊपर नीचे होने लगती है और वो बार बार इस दुनिया में पहले ना आने की वजह से अफसोस जताने लगता है। अभी वो इस सिचुएशन के ऐसे होने पर अफसोस जता ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक क्यूट आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठरकी कहीं के मुझे छुप के देखने की, जब मैं अपने आप को शांत कर रही थी। इस गुनाह के लिए आज मैं तुम्हारी जान तुमसे ले लूंगी। और इस क्यूट आवाज को सुनकर जैसे ही राहुल सामने की ओर देखता है तो उसे वही पहले वाली खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका चेहरा शर्म और गुस्से से पूरा लाल हो चुका था, और इसके साथ साथ राहुल को उस लड़की की आंखों में ना डगमगाने वाली मारने की इच्छा नजर आती है। फिर वो देखता है कि उस लड़की की वही तलवार जिस पर वो कुछ देर पहले उड़ रही थी, वो अभी उस लड़की के साइड में हवा में तैर रही थी, और उस तलवार का तीखा और नुकला हिस्सा राहुल की तरफ था, ताकि जैसे ही वो लड़की उस तलवार को आगे को भेजे तो वो सीधा राहुल को एक बारी में ही खत्म कर दे। इस चीज को देखकर राहुल सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से उस लड़की पर चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, ये बिल्कुल एक गलत फहमी है मिस, वो आप ही थीं। जब मैं इस घास के मैदान में सो रहा था तब आप ही अपने उन छोटे लाल नितंबों से मेरे सर की ओर निशाना लगा रही थीं, और अगर फिर भी आप इसके लिए मुझे मारना चाहती हैं ताकि आप अपने इस गुस्से को शांत कर पाएं तो प्लीज क्या आप सबसे पहले अपने आंतरिक वस्त्रों को ऊपर कर सकती हैं, क्योंकि आपको इस तरह देखने से मैं अपने पैरों में भागने के लिए शक्ति को नहीं जुटा पा रहा हूं। और इतना बोलकर राहुल उधर से पीछे को घूमता है और तेजी से वहां से भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल की बात को सुनकर उस लड़की के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं और उसके गाल और कान शर्म से बिल्कुल लाल हो जाते हैं, और फिर वो लड़की तुरंत झुककर सबसे पहले अपने आंतरिक वस्त्रों को ऊपर करती है और गुस्से से चिल्लाती है, ठरकी कहीं के, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। और वो फिर अपनी तलवार पर खड़े होकर राहुल की तरफ अपनी उड़ान को भरती है, और वो इतनी तेज होता है कि उससे हवा को चीरने की आवाज है, वूश। और वहीं राहुल बिल्कुल पागलों की तरह पूरी तेजी से भाग रहा, जैसे उसके पीछे पूरे बैलों का झुंड पड़ गया हो ताकि वो किसी तरह से अपनी जान को बचा सके। तभी भागते भागते राहुल के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने आप को भागते भागते तुरंत रोकता है और अपने कपड़ों में से तुरंत एक जान पहचान वाली छोटी सी टाइल का टुकड़ा निकालता है, राजशाही लोगों का पहचान चिन्ह, और उस लड़की को दिखाते हुए उसकी तरफ घूम जाता है और जितना तेज हो सकता था उतनी तेज चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खतरनाक पागल औरत, मैं अग्नि राज्य का राजकुमार हूं। अग्नि राज्य इस देश का नाम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निंदा करने की, अपने कदमों को संभालो वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की अगली 9 पुश्तों को भी खत्म करवा सकता हूं। और ठीक इसी वक्त इतना बोलते ही राहुल के दिमाग में कई डिंग डिंग
की नोटिफिकेशन जैसी आवाज आती है और एक आवाज सिस्टम से आती है। बधाई हो होस्ट राहुल शर्मा को सख्त एक्टिंग को बढ़ावा देने वाले और मुंह पर बेइज्जती का थप्पड़ मारने वाले सिस्टम को शुरू करने के लिए। ये सिस्टम आपको जीने, आपको बचाने, आपको सख्त एक्टिंग करने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप इस दुनिया की हर ऊंचाइयों को छू पाएं। इसमें ये सिस्टम आपकी भरपूर मदद करेगा। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक उस लड़की के सामने सख्त एक्टिंग करने पर। आपको इसके लिए एक सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में दिया जाता है। क्या आप हमारे स्टोर में जाकर इन पॉइंट्स को कुछ स्पेशल चीजों के लिए खर्च करना चाहेंगे? सिस्टम ने अभी अभी ये जांचा है कि अभी होस्ट राहुल बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो इस हालत में वो इस मुसीबतों से भरी दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। इसलिए सिस्टम होस्ट राहुल को एक स्पेशल गिफ्ट बैग देता है जिसकी मदद से होस्ट के जीने के आसार बढ़ जाएंगे। क्या आप इस बैग को अभी खोलना चाहेंगे? और जैसे ही ये सारी आवाज राहुल को अपने दिमाग में सुनाई देती है, वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन खुल जाती है जिस पर बहुत सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। होस्ट राहुल, कल्टीवेशन स्टेज, नॉर्मल इंसान जिसकी बाजुओं में एक मुर्गी से भी कम ताकत है। एक्सपीरियंस पॉइंट O1O0, सख्त एक्टिंग पॉइंट 1 पॉइंट, स्किल कोई भी नहीं, पेशा जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार। इन चीजों को अपनी आंखों के सामने पढ़कर राहुल जोर से हंसने लगता है। हा, और वो लगातार ऐसे ही हंसने लगता है और फिर वो अपने आप से बोलता है, क्या है ये सख्त एक्टिंग करवाने और बेइज्जती का थप्पड़ मरवाने वाला सिस्टम? सब कुछ नाम से ही तो पता चल रहा है और ये मेरे लिए ही स्पेशली बनाया गया हो। ये सिस्टम अब मुझे सबके खिलाफ जाकर इस दुनिया के नियमों को तोड़ने में मदद करेगा। इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। हा। वहीं राहुल को ऐसे अपने सामने खड़े होकर यूं पागलों की तरह हंसते और कुछ बड़बड़ाते हुए सुन वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम ठरकी, तुम्हारी मौत जब तुम्हारे करीब इतनी तेजी से आ रही है तो तुम हंस कैसे सकते हो? अचानक से राहुल को अपनी खुशी के बीच किसी की तीखी मगर क्यूट आवाज सुनाई देती है जिससे वो अपनी पागलों वाली हंसी को हंसना बंद करके अपनी सोच से बाहर आता है। अब तक वो लड़की भी बिल्कुल राहुल के पास पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में उसी तलवार को पकड़कर राहुल की तरफ बड़े ही सावधानी से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए देख राहुल अपनी आंखों को छोटा करता है और एक सर्द हंसी हंसते हुए एक और बार फिर से बोलता है, मैं अग्नि राज्य का राजकुमार हूं। मैं इस राज्य की राजकुमारी को कभी भी अपने एक आदेश पर कहीं पर भी बुला पाने के काबिल हूं और वैसे तुम भी कुछ कम सुंदर नहीं दिखती हो। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि इस राजकुमार की नजरें तुम पर पड़ी हैं और सिर्फ इसी खूबसूरती के बलबूते पर तुम मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए ऐसे कैसे तलवार तान सकती हो और मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने खड़े इस राजकुमार जैसा टैलेंटेड व्यक्ति सिर्फ 1000 सालों में एक बार पैदा होता है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी एक तुच्छ नौकरानी से डर जाऊंगा? आओ, अब आओ ना, मुझसे लड़ाई करो ना। अब क्या हो गया? अगर तुम में हिम्मत है तो बढ़ाओ एक और कदम मेरी ओर। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर आपको इनाम के तौर पर एक सख्त एक्टिंग पॉइंट दिया जाता है। इस आवाज को अपने कानों में सुनकर राहुल एक और बार जोरों से पागलों की तरह हंसने लगता है और खुद से बोलता है, इसका मतलब इस सिस्टम का नाम जैसे है ये वैसे ही काम भी करता है। जब तक मैं सख्त बनने की एक्टिंग करूंगा तब तक मुझे ये सिस्टम सख्त एक्टिंग पॉइंट देगा और इन पॉइंट्स की मदद से मैं जल्दी से ताकतवर बन सकता हूं और सिस्टम से ज्यादा इनाम ले सकता हूं। ओह सच हाँ, मैंने शायद अभी तक अपने गिफ्ट के रैपर को फाड़ा नहीं है। और इतना बोलकर वो आंखों में एक चमक के साथ अपने मन में जोर से चिल्लाता है, सिस्टम गिफ्ट को अभी खोलो। राहुल के ऑर्डर को सुनते ही सिस्टम राहुल की आंखों के सामने के दृश्य को तुरंत बदल देता है और उसके सामने एक तोहफे का बॉक्स आ जाता है और वो खुल जाता है। उसके खुलते ही उसमें से रोशनी के कई प्रकाश बाहर निकलने लगते हैं और जब ये रोशनी धीरे धीरे गायब होती है तो राहुल को कई तरह के इनाम अपने सामने दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैरान हो जाता है। तो रीडर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये नोवेल? अपनी राय को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको ये नोवेल पसंद आई हो तो इस नोवेल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि मैं इसके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आप तक पहुंचा पाऊं। और आपको क्या लगता, क्या राहुल अपनी नॉर्मल दुनिया से अलग इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में सिस्टम की मदद से जिंदा रह पाएगा और उसको सिस्टम है ऐसा भी क्या गिफ्ट दिया है? इस वो देख चेहरे पर इतनी खुशी आ गई है।
इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए इस नोवेल को लाइक करिए और इस नोवेल को अपनी लाइब्रेरी में सेव करिए, जिससे मैं इस नोवेल के ज्यादा से ज्यादा चैप्टर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद यहां तक पढ़ने के लिए। अगले चैप्टर्स जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए और ये नोवेल बहुत ही ज्यादा रोमांच और अच्छी कहानी से भरपूर होने वाली है। CH2 दुश्मनों का खजाने का कमरा, द ग्रेट मास्टरमाइंड, चैप्टर 2 दुश्मनों का खजाने का कमरा। राहुल के सिस्टम को गिफ्ट बॉक्स ओपन करने की कमांड देते ही राहुल के आंखों के सामने का दृश्य बदल जाता है और उसे सामने स्क्रीन पर एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है, जो तुरंत ही खुल जाता है। गिफ्ट बॉक्स के खुलते ही उसमें से रोशनी की कई किरणें बाहर को निकलने लगती हैं, जिससे कुछ देर के लिए राहुल को कुछ भी नहीं दिखता, पर जैसे ही वो रोशनी धीरे धीरे गायब होती है, वैसे ही उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है। बधाई हो होस्ट राहुल को एक शुरुआती एक्सपीरियंस पिल प्राप्त करने के लिए। इस पिल को इस्तेमाल करते ही ये पिल आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगी। बधाई हो होस्ट राहुल को 2 शुरुआती भागने के एम्ब्लम प्राप्त करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से होस्ट 5 किलोमीटर दूर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। बधाई हो होस्ट राहुल को सभी शुरुआती इनाम को प्राप्त करने पर। डिंग सिस्टम ने अभी अभी ये जांचा है कि होस्ट राहुल की आध्यात्मिक जड़ बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से होस्ट अपनी कल्टीवेशन को शुरू नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम होस्ट की आध्यात्मिक जड़ों को रिपेयर करने में मदद करेगा। इस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद ही राहुल को अपनी शरीर में एक बिजली सी दौड़ती हुई महसूस होती है, जिससे उसके शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं और ठीक इसी के तुरंत बाद ही राहुल को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। पर यह फीलिंग जो अभी राहुल महसूस कर रहा था बहुत ही ज्यादा आरामदायक थी। उसके शरीर की सारी नड़ियां तुरंत खुल जाती हैं और पर्यावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर जल्दी जल्दी सब तरफ से अपने में समाने लगती हैं। बूम! जल्दी ही राहुल अपने शरीर को महसूस करता है, जिसमें अब बहुत से बदलाव आ चुके थे और अब उसको अपना शरीर आसपास के पर्यावरण से काफी जुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगभग अब ऐसा लग रहा था कि वो आसपास की कुदरत को खुद अपने मुताबिक नियंत्रित कर सकता है। वहीं राहुल की इन सब बातों को सुनकर वो सामने वाली लड़की बिल्कुल ही अपनी जगह पर शौक के मारे जम सी जाती है और फिर तुरंत राहुल से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठरकी कहीं के। एक पल तो तुम राजकुमार होने का दावा कर रहे हो और दूसरे ही पल राजा का ऐसा अपमान कर रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है, क्या ये राजकुमार पागल हो गया है, इसकी हमारे राजा के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई। डिंग! बधाई हो राहुल, आपको सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर इसके लिए आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट दिया जाता है। सिस्टम की इस आवाज को सुनते ही राहुल अपने होश में आता है और अपने मुंह को बनाते हुए मन में बोलता है, हट यार, मैं तो सख्त बनने की एक्टिंग करने के चक्कर में अपने सामने खड़ी इस मुसीबत को तो भूल ही गया था। अब मुझे जल्दी से इससे बचने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हाँ सच, वो एक्सपीरियंस पिल, वो किस काम आएगी। और इतना सोचते ही राहुल सिस्टम को अपने मन के अंदर कमांड देता है, सिस्टम जल्दी से एक्सपीरियंस पिल को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। वहीं राहुल के ऑर्डर को सुनते ही सिस्टम अपनी इन्वेंटरी मतलब स्टोरेज से उस पिल को निकालकर उसके एक्सपीरियंस को राहुल पर इस्तेमाल करता है, जिससे राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है। डिंग! होस्ट राहुल को बधाई हो सफलतापूर्वक कल्टीवेशन शुरू करने पर। डिंग! अब होस्ट राहुल को शुरुआती एक्सपीरियंस पिल के 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने के लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 1 ची रिफाइनिंग स्टेज। ची रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेशन का पहला स्टेज है, जिस पर कोई नॉर्मल आध्यात्मिक जड़ वाला व्यक्ति पहली बार आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके अपने शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करता है। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 2 ची रिफाइनिंग स्टेज। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 3 ची रिफाइनिंग स्टेज। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 10 ची रिफाइनिंग स्टेज। इतने कम समय के अंदर ही राहुल एक बिल्कुल साधारण इंसान से एक कल्टीवेटर बन चुका है। उसने सीधा ची रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 को प्राप्त कर लिया है और अब वो सिर्फ एक छोटा कदम ही दूर है अगले फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज जैसे नाम से ही पता लग रहा है,
इसमें एक कल्टीवेटर अपने शरीर को ची रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 पर पहुंचाकर अपने शरीर में मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर को ताकतवर बनाना शुरू करते हैं। इस वक्त राहुल इस दुनिया में मौजूद सभी ची रिफाइनिंग लेवल 10 वाले कल्टीवेटर्स से अपने शरीर में मौजूद पांचों तत्व की आध्यात्मिक जड़ों के कारण 5 गुना ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि बाकियों के पास एक ही तत्व की आध्यात्मिक जड़ मौजूद होती है। जैसे इस राज्य को ही ले लीजिए, इसे अग्नि राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों के पास आग वाली आध्यात्मिक जड़ मौजूद है। इस ताकत को महसूस करके राहुल बोलता है, अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो कौन है? और ये बोलते ही उसका दिल उसकी छाती में एक्साइटमेंट के कारण जोरों से धड़कने लगता है। और वहीं राहुल की इन सब हरकतों को देखकर और उसे अपने सवाल का जवाब ना देते देख वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और राहुल को बिना चेतावनी दिए उस पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। इस वक्त उसकी तलवार किसी सांप की तरह राहुल की तरफ बढ़ रही थी, जो अपने शिकार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं उस लड़की की इस हरकत को देखकर राहुल जल्दी से अपने बचाव में डर के मारे पीछे को छलांग लगा देता है और उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है, ओ पागल लड़की, मैंने तुम्हारे उस खूबसूरत दृश्य को गलती से देखकर इतनी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी है, जो तुम मेरे ऊपर इस तलवार से हमला कर रही हो? कम से कम मुझे सावधान होने का मौका तो देती। तुम्हारे इस अचानक हुए हमले से अभी इस राजकुमार की जान जा सकती थी। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि वो लड़की अपनी तलवार से एक और बार हमला करती है, जिससे इस बार बचने का कोई भी मौका ना मिलने पर राहुल का शरीर अपने आप खतरे के आभास से ही अपने आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस लड़की की तलवार को एक बैंग की आवाज से दूर धकेल देता है। इस चीज को देखकर वो लड़की तुरंत थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाती है और अपने मुंह में हल्के से बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता कि ये नॉर्मल दिखने वाला लड़का जिसके पास से अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना सटीक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जिससे इसने मेरे तलवार के प्रहार को इतनी आसानी से विफल कर दिया? ऐसा तो सिर्फ लेवल 6 के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज वाले कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। वहीं अपने आप को इस घातक हमले से बचाने के बाद राहुल अपने सामने खड़ी लड़की को फिर से गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर इतने घातक हमले किए जा रही हो? तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे सुंदर होने की वजह से तुम पर हमला नहीं करूंगा, और वैसे भी जिस चीज को देखने के लिए तुम मुझे मारना चाहती हो, उस चीज को तो मैंने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था, पर अब मैं अच्छे से टाइम लगाकर देखूंगा। इतना गुस्से से बोलते ही राहुल अपनी भूमि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए तेजी से उस लड़की की तरफ भागना शुरू कर देता है और इससे उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। फिर राहुल उसी तेजी के साथ उस लड़की को अपनी पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा से चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे उस लड़की को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता और वो वहीं उसी पानी के जाल में कैद हो जाती है। अपने आप को इस सिचुएशन में महसूस करके वो लड़की जल्दी से अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो जल्द ही पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करती है और राहुल की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाती है, ठरकी कहीं के, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे इससे अभी बाहर निकालो। वहीं उस लड़की की इस गुस्से से बोली हुई बात को सुनकर राहुल शैतानी तरीके से हंसने लगता है और उससे अपना बदला लेने के लिए उस लड़की को परेशान करने का सोचता है, और वो उस लड़की को थोड़ा परेशान करने के लिए उससे से मजाक करते हुए बोलता है, ही अब जब तुमने मुझे ठरकी बोल ही दिया है तो मैं क्यों ना वैसा ही बनकर दिखाता हूं। और इतना बोलते ही राहुल उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उसकी स्कर्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। राहुल की इस हरकत को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है, आई तुम ठरकी कहीं के, तुम जो कर रहे हो उसको अभी रोको। और इतना चिल्लाकर वो अपने लाल चेहरे के साथ अपने मन में बोलती है, आज तक मुझे किसी ने भी ऐसे जलील नहीं किया था, वो भी मेरे ही सेक्ट के पहाड़ के नीचे। सेक्ट एक तरह का स्कूल होता है जहां एक बच्चा कल्टीवेशन को सही तरीके से करना सीखता है, और इसमें एक सेक्ट बच्चों की हर तरह से सहायता करता है, जैसे उसको अलग अलग टेक्निक्स और आध्यात्मिक ऊर्जा वाले खजाने प्रदान करना आदि। उस लड़की के इस चिल्लाने को सुनकर राहुल उस लड़की को और भी छेड़ते हुए बोलता है, अब तुम चिल्ला सकती हो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, अपने आप को बचाने के लिए यहां कोई भी अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि उसे आसमान में अपनी तरफ आते हुए 3 लोग नजर आते हैं, और वो जल्द ही उसके सामने धरती पर किसी टूटते तारे की तरह लैंड करते हैं, और उनके जमीन पर कदम रखते ही राहुल को अपने कानों में 2 तीखी आवाजें सुनाई देती हैं। ओ बेशर्म, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? इसको अभी तुरंत रोको।
और इन बातों को अपने सामने खड़े लड़के को बोलते ही वो लोग राहुल के ऊपर अपने कल्टीवेशन स्टेज का जोरदार प्रेशर डालते हैं, जिससे राहुल का चेहरा तुरंत पीला हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और जैसे ही वो अपने सर को मुश्किल से उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने 3 बूढ़े लोग दिखते हैं, जिनके बाल तो पूरे सफेद थे पर उनके लुक्स बिल्कुल नौजवानों जैसे थे। उन्हीं तीनों में से एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी ही ज्यादा खतरनाक स्माइल थी और वो उसी स्माइल के साथ राहुल को खतरनाक तरीके से घूरती है, जिससे राहुल को लगता है कि उसकी जिंदगी अब उसी औरत के हाथ में है। वो अगर चाहे वो मुझे अपनी सिर्फ उंगलियों से ही उसे मच्छर की तरह मसल सकती है। इस फीलिंग को महसूस करके राहुल अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, ये बूढ़े लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इनके यहाँ सिर्फ खड़े रहने से ही मैं कुछ भी करने के लायक नहीं बचा हूं। वहीं राहुल की इस हालत को देखकर और उसे कुछ बड़बड़ाते सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, हमारे सेलेस्टियल सैक के पैर के नीचे तुम्हारी ये साशर में ना काम करने की हिम्मत कैसी हुई? आज मैं तुम जैसे घटिया इंसान का इंसाफ करूंगी। और इतना बोलते ही वो बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक आध्यात्मिक ऊर्जा से एक आग के सांप को तैयार करके राहुल की तरफ छोड़ देती है, और जैसे जैसे वो सांप राहुल की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ही राहुल को उसकी बढ़ती हुई तपन महसूस होने लगती है। उस सांप को अपनी तरफ ऐसे बढ़ता देख और उसके प्रेशर से राहुल अपने दांतों को भींच लेता है और अपने हाथों में भूमि तत्व को इकट्ठा करते हुए बोलता है, तुम बुढ़िया कहीं की, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। तुम ऐसे कैसे मुझे बिना चेतावनी दिए अचानक से हमला कर सकती हो? अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि वो सांप तुरंत ही राहुल के पास पहुंचकर अपने मुंह को राहुल को अपने अंदर निगलने के लिए खोल देता है, पर इससे पहले कि वो सांप राहुल को निगल पाता, उससे पहले ही राहुल के हाथ में भूमि के आध्यात्मिक तत्व का कवच तैयार हो चुका था, जिसकी मदद से राहुल सीधा उस सांप के मुंह के बीचों बीच भूमि तत्व से युक्त एक जोरदार मुक्का मारता है। और जैसे ही वो मुक्का उस सांप से टकराता है वैसे ही वो सांप 2 भागों में बंटकर खत्म हो जाता है, पर उसकी गर्मी और उस हमले के प्रभाव से राहुल बहुत से कदम पीछे को चला जाता है। उस हमले से अपने आप को बचाने के बाद राहुल एक गहरी सांस लेता है और उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, ये मैंने किन खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया है, ये सभी तो बस मुझे मारने के ही पीछे पड़े हुए हैं। और इतना मन में सोचते ही वो ना चाहते हुए भी अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत भागना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो भागना शुरू करता है वैसे ही वो अपने शरीर और पर्यावरण में मौजूद भूमि तत्व का इस्तेमाल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागने के लिए करता है। अभी वो तेज भाग ही रहा था कि उसे अपनी पीठ के पीछे एक तपन सी महसूस होती है, जिसके कारण वो जैसे हल्का सा पीछे घूम कर देखता है तो उसे नजर आता है कि उस औरत ने फिर से उसके ऊपर उसी आग वाले सांप से हमला कर दिया है, जो उसकी पीठ के पास पहुंचकर बस उसको निगलने ही वाला है। और इस चीज से बचने का समय ना होने कारण राहुल अपनी पीठ पर जितनी मोटी हो सके उतनी मोटी भूमि तत्व की परत को चढ़ाकर अपनी पीठ पर एक कवच सा तैयार कर लेता है, और कवच के ठीक तैयार होते ही वो सांप राहुल की पीठ से जाकर टकरा जाता है। उस सांप के उसकी पीठ से टकराते ही राहुल को बहुत ही ज्यादा जोर का धक्का आगे की ओर लगता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाता है और दोबारा तेजी से अपनी जान के लिए भागना शुरू कर देता है। पर इस वक्त उसे अपनी पीठ पर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि उस सांप के हमले के प्रभाव से तो उसके कवच ने उसकी रक्षा कर ली थी, पर आग की तपन ने उसकी पीठ को फिर भी काफी जलाया था, और इस चीज को महसूस करके उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं उस लड़के को दोनों सांपों के हमले से जिंदा बचते देख तीनों बूढ़े लोग काफी हैरान और शौक रह जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे संभव है? एक लेवल 10 ची रिफाइनिंग स्टेज वाले इंसान के लिए इतने खतरनाक हमले से जिंदा बचना, ये असंभव है। तभी ये बोलते ही उस बुढ़िया को जैसे कुछ एहसास होता है, जिससे वो अपनी नाक को सिकोड़ते हुए बोलती है, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि उस लड़के ने मेरे प्रहार से बचने के लिए भूमि तत्व का प्रयोग किया है, और यही कारण है कि वो जिंदा बच पाया है, वरना उसके जैसे के लिए इस प्रहार से बचना असंभव था। और मुझे तो लगता है कि वो भूमि प्रदेश का एक जासूस है, जो हमारे अग्नि राज्य में जासूसी करने आया था। अभी उस औरत ने इतना बोला ही था कि वो लड़की जिसे राहुल ने पानी तत्व का प्रयोग करके पकड़ा था वो तुरंत बोलती है, आचार्य रुकिए जरा, वो लड़का अभी इस राज्य का राजकुमार जमाई होने का दावा कर रहा था, और इस तथ्य को साबित करने के लिए उसके पास राज चिन्ह भी है। और वो लड़की ये बात जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी के साथ बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी आचार्य ने इस राजकुमार को मार दिया तो राजमहल के लोग इस चीज का फायदा उठाकर उनके सेलेस्टियल सेक्ट पर हमला कर देंगे।
अपने स्टूडेंट की इस बात को सुनकर पहले तो उस औरत के चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव आ जाते हैं, पर जल्द ही उस कंफ्यूजन की जगह प्यार और दुलार के भाव आ जाते हैं और वो अपनी विद्यार्थी के सर पर प्यार से हाथ रखकर सहलाते हुए, ओह ठीक है हो। ये और राजकुमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश के राजकुमार के पास तो करोड़ों में पाई जाने वाली एक बहुत ही अनमोल आग वाली आध्यात्मिक जड़ है, जिसकी कुशलता के चलते हमारे राजकुमार ने 18 साल की कम उम्र में ही गोल्डन कोर स्टेज को प्राप्त कर लिया था और उसके सामने इस घटिया लड़के की कोई भी औकात नहीं है, जो सिर्फ ची रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर ही है। रेखा, तुम इससे पहले कभी भी हमारे सेक्ट से बाहर नहीं गई हो, तुम्हें दुनियादारी का कोई भी अनुभव नहीं है। वो लड़का तुम्हें झूठ बोलकर बेवकूफ बना गया है, इसलिए हमेशा याद रखना, तुम्हें ऐसे किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी जुबान उस लड़के जैसी पूरी झूठ से भरी हुई हो। अपनी आचार्य की इस बात और तर्क को सुनकर रेखा गुस्से से अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए बोलती है, अच्छा तो वो झूठा था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। छी। वहीं अपनी विद्यार्थी को इतने गुस्से में देखकर वो औरत थोड़ी देर के कुछ सोचती है और फिर कुछ ठानकर वो अपने हाथ को हवा में हिलाती है और उसके हाथ में तुरंत ही एक रस्सी प्रकट हो जाती है जिसका रंग पूरा सुनहरा था। अपनी आचार्य के हाथ में उस रस्सी को देखकर रेखा की आंखों में हैरानी के भाव आ जाते हैं और रेखा के इन एक्सप्रेशंस को देखकर वो औरत चेहरे पर एक स्माइल के साथ बोलती है, रेखा जाओ इस आध्यात्मिक रस्सी अस्त्र का प्रयोग करके उस लड़के को पकड़ो। और इतना बोलते ही वो रस्सी अपने आप उड़कर रेखा के हाथों में चली जाती है। अपने हाथों में अपने आचार्य के इतने कीमती अस्त्र को देखकर रेखा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, उस लड़के को पकड़ने के लिए अगर इस रस्सी अस्त्र का प्रयोग मेरी जगह आचार्य करेंगी तो वो उस लड़के को आसान। और ये एहसास होते ही वो अपनी आंखों को गोल घुमाता है और जोर से उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाता है, मैं अग्नि देश का राजकुमार हूं। क्या तुम सच में मुझे उस टूटी हुई रस्सी से मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम सच में मुझे बहुत कम आंक रही हो? अगर तुम में हिम्मत है आगे के परिणामों को झेलने की तो आओ कोशिश कर लो उस टूटी हुई रस्सी से मुझे पकड़ने की। मैं यहीं पर हूं। वहीं जब राहुल की बात रेखा और उसके पीछे खड़े तीनों लोग सुनते हैं तो उनके मुंह बन जाते हैं और वो लगभग राहुल को धुतकारते हुए अपने मन में बोलते हैं, टूटी हुई रस्सी, ही। तुम अज्ञानी लड़के, तुम्हें क्या पता कि ये कितना ताकतवर आध्यात्मिक हथियार है जिसे हमारे सेक्ट के लीडर ने खुद ही बनाया है और तुम इसे टूटा हुआ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। इसका भुगतान तुम्हें जल्द ही करना पड़ेगा। डिंग। होस्ट राहुल सख्त बनने की एक्टिंग करने में विफल रहे, कोई भी सख्त एक्टिंग पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही ये बात राहुल अपने दिमाग के अंदर सुनता है तो वो तुरंत अफसोस के साथ बोलता है, क्या? शिट, मैं सख्त एक्टिंग करने में विफल रहा। मुझे सही से एक्टिंग करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी वो अफसोस जता ही रहा था कि वो औरत तुरंत ही एक मौके को देखते हुए रेखा को तुरंत राहुल के आगे जाने को बोलती है, जिसको सुनकर रेखा तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ाकर राहुल के सामने आ जाती है और उसे भागने से रोक देती है। वहीं अपने भागने के सभी रास्तों को बंद होता देख राहुल अपने मन में सिस्टम को टेलीपोर्ट एम्बलम रेडी करने को कह देता है और उस औरत की तरफ देखकर ऊंची आवाज में थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता है, ओ बुढ़िया, तुम ऐसे क्यों जूनियर्स के मामले में दखल अंदाजी कर रही हो? इस उम्र में जब तुम्हारा एक पैर पहले ही कब्र में है तो तुम्हें शांति से जाकर बिस्तर पर आराम करना चाहिए, ना कि ऐसे जूनियर्स के मामले में टांग अड़ानी चाहिए। ओ सच कहीं, तुम्हें ये पहले से तो नहीं पता था कि तुम्हारी विद्यार्थी बाहर तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम उसके पीछे ही आई थी, उसे मार खाने से बचाने के लिए। हा हा हा, क्या तुम्हें अपनी स्टूडेंट पर भी विश्वास नहीं था? कैसे पढ़ाती हो? हा हा हा। वहीं जब ये बात रेखा सुनती है तो वो अपने हाथ की रस्सी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुरंत राहुल की दिशा में फेंकती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अध्यापिका के बारे में ऐसा बोलने की? इसकी सजा तो मैं दूंगी तुम्हें, जो बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। वहीं रेखा की इस बात को सुनकर और उस रस्सी को अपनी तरफ आता देख राहुल हंसते हुए आंखों में बिना डर के बोलता है, हा हा हा, मैं महान हूं, मुझे यहां पर मौजूद कोई भी नहीं पकड़ सकता, तुम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर राहुल तुरंत सिस्टम को सिग्नल देता है, जिससे जैसे ही वो रस्सी राहुल को छूने वाली थी वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है और किसी के वहां पर ना होने के कारण वो रस्सी वहीं हवा में तैरने लगती है, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो लोग हैरानी से एक एक करके बोलते हैं, वो किस तरह का खजाना था जिससे वो लड़का तुरंत ही यहां से गायब हो गया है। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके इनाम के तौर पर आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट मिलता है। बधाई हो।
होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने और फिर वहां से सेफली भाग जाने के लिए इस चीज के इनाम के तौर पर आपको 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट दिए जाते हैं। और जैसे ही राहुल ये सुनता है तो वो खुशी से बोलता है, हा हा हा, सख्त एक्टिंग करके और फिर वहां से भाग जाने में सच में बहुत मजा है। अभी वो हंस ही रहा था कि उसका ध्यान आसपास पड़ी कई तिजोरियों और बक्सों पर जाता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और आसपास देखने लगता है कि वो ये कहां पर आ गया है। और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसका ध्यान एक दीवार पर ऊपर की ओर लगे बोर्ड पर जाता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सेलेस्टियल सेक्ट, खजाने का कमरा, लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर राहुल के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या रेखा और उसके टीचर्स राहुल को ढूंढ पाएंगे या नहीं? और आपको क्या लगता है, अपने दुश्मनों के खजाने के कमरे में पहुंचकर राहुल क्या करेगा और कैसे लेगा उनसे अपना बदला? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना।